Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबा शेख, आज है मंगल और मैं हूँ अनम काज़मी। आज मंगल है 21 अगस्त और हम आपके लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और इतनी मुस्कुराहटें कि हम थक चुके हैं। और जब से हम सुबह से आए हैं हम हंसे ही जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ जरूर आगे चल के शेयर भी करेंगे। बल्कि हम हंस क्यों रहे हैं, हम लोग अपने एक दूसरे के मेकओवर पे हंस रहे हैं। आज सुबह से हम लोग बेनता तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खैर हम लोग तैयार हो गए। अच्छा जी, आज है 1 अगस्त और अगस्त का महीना आते ही हम देखते हैं कि सब्ज लाली परचमों की बहार और पाकिस्तान में जो पेट्रियाटिज्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो अब हम उस महीने में दाखिल हो गए हैं जिस महीने में प्यारा पाकिस्तान हमें मिला था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आज की शो की थीम के हवाले से कुछ बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे मुल्क में जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जो सिचुएशन है, उसकी वजह से हमने अपनी कुछ थीम्स जो है वो आगे पीछे की हैं और कंटिन्यू नहीं कर सके हैं। तो आज जो हमारी थीम है वो है हेपेटाइटिस के हवाले से, जो कि 28 जुलाई को पूरी दुनिया में इसका आलमी दिन मनाया गया, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, सियासी वजूहात की बिना पर हम नहीं कर सके और हमने पनामा लीक्स के हवाले से बात की। तो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से। हेपेटाइटिस के हवाले से जब भी आगाही फराहम करने का ये दिन मनाया जाता है तो सेहत के मरकज में जब भी कोई गोल सेट किया जाता है तो कुछ न कुछ उसके बुनियादी नुकात या उसूल होते हैं। हेपेटाइटिस का ये दिन आगाही फराहम करने के लिए मनाया जा रहा है और आपको बताने के लिए मनाया जा रहा है कि आप इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कहा गया है WHO की जानिब से, WHA की जानिब से कहा गया है कि 2030 तक हमने इस मर्ज को शिकस्त दी और इसके लिए हमें हिम्मत, हौसले और अज़्म की ज़रूरत होगी। अच्छा अनम, एक सर्जन थे, उनसे किसी पेशेंट ने पूछा कि आप हेपेटाइटिस को कैसे ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आई विल कंट्रीब्यूट, आई विल हेल्प। फिर उसने कहा कि आप 2030 तक कैसे खत्म करेंगे, तो उन्होंने फिर कहा कि आई डिटरमाइन एंड आई रिकग्नाइज। तो हमें भी इसी तरीके से डिटर्मिनेशन के साथ आगे। अच्छा, इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो हेपेटाइटिस इंतहाई खतरनाक मर्ज होता है और ये लीवर में होता है और हिडन होता है, इसका पता नहीं चलता है। हर साल 1.34 मिलियन लोग इस मर्ज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और उनकी रीज़न ये होती है कि वो डायग्नोज नहीं कर पाते हैं या अर्ली डायग्नोज नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इस कदर खतरनाक होता है कि ये आपके लीवर के अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा करके उसको कैंसर तक ले जाता है और बचना नामुमकिन हो जाता है। तो इस मर्ज से हम बिल्कुल निपट सकते हैं, इस मर्ज से बिल्कुल हम निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमने चेक एंड बैलेंस रखना है। ब्लड स्क्रीनिंग कराते वक्त हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हम किसका ब्लड ले रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसमें निडल ही नहीं चेंज होती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि या फिर हेपेटाइटिस जैसे मर्ज जो हैं वो तेज़ी से फैलते हैं। छोटी बुनियादी बातों से लेकर बड़ी बातें, एहतियात, प्रिकॉशंस, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। गुड मॉर्निंग आज में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर्स भी। बिल्कुल, आज की थीम काफी स्पेशल भी है क्योंकि बात होगी हेपेटाइटिस की। और अगर हम बात करें 2016 की, तो जो थीम थी इस हेपेटाइटिस डे को मनाने के हवाले से वो थी कि जनाब नो हेपेटाइटिस एंड एक्ट नाउ। और इस बार हम देख रहे हैं कि जिस थीम के तहत हम चलने जा रहे हैं पूरा साल, और ये गोल जो है वो सेट किया गया है 2030 तक के लिए। तो इस तमाम दौरानिए में हमने देखा एलिमिनेट हेपेटाइटिस और शो योर फेस के नाम से जो है ये कैंपेन चल रही है, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से भी चलाई जा रही है, जिसमें आप अपनी एक पिक्चर जो है वो शो करते हैं और इसमें इस बात का अज़्म करते हैं कि आप हेपेटाइटिस को खत्म करने में अपना रोल प्ले करेंगे। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस के खात्मे के, तो सबसे पहले तो लोगों के दरमियान इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि हेपेटाइटिस क्या है, किस तरह से फैलता है, और लोगों के दरमियान इस शऊर को बढ़ाने की जरूरत है कि किस तरह से आप अपने इंजेक्शंस की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह से आपको इसकी वैक्सीनेशन करानी, और फिर लोगों के दरमियान ना सिर्फ अवेयरनेस बल्कि उनको इन तमाम चीजों का शऊर भी होना चाहिए कि आपको किस किस तरह से हेपेटाइटिस लग सकता है। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम सिनेरियो पर हमारे साथ जो डॉक्टर्स होंगे वो बात भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम भी इसकी नॉलेज को बढ़ाने में, इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने में कुछ रोल प्ले कर सकें। इसी हवाले से सबसे पहले आपको मिलवाएंगे हेपेटाइटिस से रिजवाना रऊफ और नूर हसन से, जिनका अभी ट्रीटमेंट जारी है। टंडोलियार में हम जाते हैं हॉस्पिटल है तो वहाँ इंजेक्शन बहुत देते हैं, तो इंजेक्शन ज़्यादा लगी है तो इंजेक्शन पता नहीं कहाँ से हो गया। टंडोलियार में डॉक्टर ऐसे है भी नहीं, लोकल डॉक्टर हैं छोटे छोटे, होगा भी तभी बताया नहीं होगा। तो मुझे तकलीफ 25 दिन आई है ना, अभी पहले भी कभी कभी थी, वो इतनी तकलीफ थी, इतनी तकलीफ जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है।
एहतियात अभी लग गई है ना। अभी घर का जो बंदा होगा उसको भी मैं बोलूँगा भाई इसमें ऐसे बर्तन में हाथ नहीं रखो, ये चीज़ ये पानी खराब है। और मिलवाएंगे आपको डॉक्टर से और जानेंगे कि इलाज के जरिए हेपेटाइटिस ए, बी और सी से निजात कैसे मुमकिन है। हम एज अ नेशन वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ और वी यूज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजेक्शंस। हमारे ऑन एन एवरेज एक पाकिस्तानी को तकरीबन या 13 इंजेक्शन साल के लगते हैं, जबकि जो WHO की एवरेज समझी जाती है एक्सेप्टेबल एवरेज वो 1 से 2 इंजेक्शंस पर ईयर है। तो हम बहुत इंजेक्शंस में बिलीव करते हैं। और मिलेंगे अब्दुल गफूर सईदी से, जिनका इदारा हेपेटाइटिस में मुब्तला गरीब अफराद की मदद करता है और उन्हें बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करता है। खास तौर पे ऐसे इलाकों में कि जहाँ लोगों का अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, उनको हम बताते हैं कि भाई आप हेपेटाइटिस बी और सी किन किन चीज़ों से हैं। एक तो डॉक्टर के पास लोग जो जाते हैं, इसका खास तौर पे ख्याल रखें कि वो सिरिंज जो डॉक्टर आपके दवाई के जरिए दे रहा है कि वो सिरिंज इस्तेमाल शुदा ना हो। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जी जनाब, सही एक्सप्रेस रोजनामा और आज की बड़ी और अहम खबर जो कि पूरा दिन गर्दिश करेगी और इस हवाले से आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन भी आप देख सकेंगे। वो है कि आज वजीर आजम कौन होगा, इसका फैसला कर लिया जाएगा। शाहिद खाकान के मुकाबले में के 5 उम्मीदवार वजीर आजम की दौड़ में आज सामने होंगे और इंतखाब जो है वो ये आज हो जाएगा, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस वक्त इस टेन्योर को पूरा करने के लिए कौन वजीर आजम सामने आएंगे। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि शायद असी के जो है वो इस वक्त वोट ज़्यादा है और बहुत से चांसेस यही है कि ये वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो जाएंगे इस टेन्योर के लिए। तो यही खबर जो है वो आज मेंशन है एक्सप्रेस रोजनामा में, जो कि आज यहाँ पर मेन लीड बनाई गई है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम इसकी मेन हेडलाइन की बात करें तो वो है जना पनामा फैसले पर अमल दरामद शुरू, शरीफ खानदान डार के खिलाफ नैब के 4 रेफरेंस मंजूर कर लिए गए हैं। जिसमें पहला रेफरेंस जो है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ईमान फील्ड प्रॉपर्टीज पर होगा, जबकि दूसरा ये मुख्तलिफ जो कंपनीज है मेंशन किया गया है कि इन सब पर जो है वो ये रेफरेंस जारी किया जाएगा, जबकि नैब के इजलास में जो है इसका फैसला किया गया है। अच्छा जी, पनामा लीग से मुतालिक जंग अखबार में भी सारी खबरें हैं और मेन लीड्स भी हैं। मेन लीड्स पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद दीगर खबरों पे हम जाएंगे। पनामा केस नैब ने नवाज शरीफ और इनके बच्चों के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। हुदैबिया केस में भी अपील का फैसला। अच्छा जी, एक अहम खबर है कि हुदैबिया केस में भी अपील का फैसला सामने आया। अच्छा, दूसरी जो लीड है वो है ममनुआ फंड्स के लिए तहरीक इंसाफ का एतराफ़। जवाब में कहा गया काबिल एतराज़ फंड्स बाहर खर्च किए गए, पाकिस्तान में आने वाले फंड्स जायज़ हैं। जस्टिस बिंदियाल और गैर मुल्की फंडिंग के बारे में जो दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवाई वो जाली और खुद साख्ता हैं। अच्छा, यहाँ वही वाला मामला आ गया कि जो हम कह रहे थे कि PTI भी अब किसी न किसी तरीके से क्यू में लगी हुई है, क्योंकि 5 कलीदी सवाल जो है अदालत की जानिब से पूछे गए थे, अदालत इतनी ज़्यादा मुतमईन नहीं थी। तो अब उसी के हवाले से उसी कॉन्टेक्स्ट में जो खबरें आ रही हैं उसको जो हमने मेन लीड का हिस्सा बनाया। अच्छा जनाब, शाहिद खाकान अब्बासी का ही एक बयान शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज ये इंतखाब होने जा रहा है कि वज़ीर अहमद कौन होगा, जिसमें ज़्यादा चांसेस शाहिद खाकान अब्बासी के ही है। तो उनका ये कहना है कि जहाँ से कड़ी टूटी है वहीं से मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूँगा। नवाज शरीफ के कौम से किए गए वादे पूरे करूँगा। जबकि आपको ये बताएं कि शेख रशीद रेफरेंस दायर करने का अपना शौक पूरा कर ले, मैं मुकाबला ज़रूर करूँगा। ये अहम बयान जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से यहाँ पर सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जर्मन सहाफ़ी का नवाज शरीफ के बाद इमरान खान को झटका। इमरान ने ऑफशोर कंपनी न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के जरिए बरतानिया में टैक्स बचाया और ये एक अहम खबर है जिस पर ये मेंशन भी की गई है खबर। और शाहिद खाकान की नामजदगी के हवाले से भी यहाँ पर खबर है कि शाहिद खाकान की नामजदगी सुप्रीम और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। ठीक है जी। अच्छा, आज क्योंकि यही है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और अबूरी वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, उसी हवाले से यहाँ पर मेन लीड है कि असम्बली आज अबूरी वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। तकसीम शाहिद खाकान अब्बासी समेत 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग बहुत आगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल। अच्छा, नून लीग
बाद वो 187 जो है सीट्स हैं, उसके अलावा फिर उनके इत्तेहादी कुछ ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मजबूत इत्तेहादी उनके मौलाना फजलुर रहमान हैं। तो आज ऐवान सदर में शाम को 7 बजे ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी और कहा जा रहा है कि सियासी और अस्करी जो सरबराहान हैं उनकी भी शिरकत यहाँ पर मुतवक्की है। तो ये अहम तकरीब है। अब देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी के बाद क्या सिनेरियो बनता है, पॉलिटिकल क्या स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन सबसे पहली तो बात यही है कि जो अभी मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जबकि दीगर पार्टीज़ ने भी अपने अपने उम्मीदवारों को नामजद किया है, जैसे कि MQM भी किश्वर जहरा को लेकर आई है, जहरा किश्वर को लेकर दूसरी पार्टीज ने भी अपने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नामजद की हैं। तो उस हवाले से इस खबर को यहाँ पर मेल लीड का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी का भी बयान आ रहा है कि नून लीग के आरजी और मुस्तकिल दोनों उम्मीदवार ना, बड़ा बयान है इनकी जानिब से, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। ये भी एक छोटी सी यहाँ पर खबर मेंशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते चले। खैर आगे बढ़ते हैं और बिजनेस रिकॉर्डर की 2-3 मेन खबरें जो है वो आपके सामने शेयर करते हैं कि स्मूथ सेलिंग एक्सपेक्टेड फॉर खाकान इन मर्की NA वाटर्स। दूसरी जो खबर यहाँ पर मेंशन है कि OGDCL TFC टर्नओवर एक्सटेंडेड बाय 3 years। एंड जो थर्ड खबर है वो है कि ex-AGP अवॉर्डेड 1 year सेंटेंस फॉर कंसीलिंग फैक्ट्स। तो ये 3 अहम खबरें जो हैं वो आज बिजनेस रिकॉर्डर में ठीक है। अच्छा, शॉर्ट न्यूज़ में शामिल करती हैं, उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। इमरान खान और चौधरी निसार की मुकामी होटल में डिनर पर मुलाकात। ओके, अच्छा जी, दोनों अचानक और काफ़ी देर तक गपशप जारी रही। अच्छा, जो दूसरी खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ आज शांगला गली से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पाक से भारत हिजरत करने वाले हज़ारों हिंदुओं की ज़िंदगी इनके ख्वाब से कहीं बदतर है। और एक और जो खबर है वो ये है कि मौसम गर्मा तातीलात खत्म हो गई हैं, आज से सिंध भर के स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। अच्छा, क्योंकि आज 1 अगस्त है और हम रीसेंट खबरें पढ़ रहे हैं, चाहे डॉन हो या बिजनेस रिकॉर्डर हो या फिर जंग हो, लेकिन कभी बैक डेट्स की खबर अगर हमें पढ़नी हो और हमें जानना हो कि जिन दिनों में पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही थी, उन दिनों में जो खबरें सब छपती थी, यानी कि आज से 70 ईयर्स बैक, यस, जो भी खबरें छपती थी और जो भी उनके खुलासे होते थे, वो खबरें अब आप जो है वो don.com पे और हिंदुस्तान टाइम्स पे और ईस्टर्न टाइम्स पे देख सकते हैं कि उस दौर में किस तरह की खबरें आती थी। जैसे कि आज मैंने देखा तो BBC वालों ने लगाया था कि सिंध की क़यादत के हवाले से जिना की तरदीद। तो मुझे बड़ा एक उसको पढ़ के बड़ा अजीब सा लगा और खुशी भी महसूस हुई कि जी, जिन लोगों ने जानना है कि 70 साल पहले किस तरह की खबरें पब्लिश होती थी, तो आज से लेके 15 अगस्त तक डॉन में और दीगर हिंदुस्तान टाइम्स और ईस्टर्न टाइम्स में इस तरह की खबरें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, आई एम श्योर सबा के उस टाइम की जो खबरें होती होंगी वो इतनी बुरी नहीं होती होंगी जितनी हम अभी पढ़ते हैं, मतलब मोटिवेशनल, मतलब उस खबर को जब मैंने पढ़ा कि जिना की तरदीद और इस तरीके से, तो वो एक आप सिनेरियो में चले जाते हैं, पिछले सिनेरियो पे चले जाते हैं। अच्छा जी, डॉन जो है वो मेरे पास है और डॉन है नैब सेट टू फाइल 4 रेफरेंसेस अगेंस्ट शरीफ। अच्छा जी, वही खबर जो अनम पढ़ रही थी। और PTI एक्यूज्ड फॉर सबमिटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स टू सुप्रीम कोर्ट, वही खबर जो अभी हम बात कर रहे थे कि जी ज़्यादा PTI भी मुतमईन नहीं कर पा रही है। तो जनाब, ये तो हो गई अखबारात की शह सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली और फंडिंग केस की समाअत आज फिर हो रही है, जबकि पाकिस्तान के 21वें वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव भी आज होगा। तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, वफाकी दारुल हुकूमत में कौन कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप बात की जाए सबसे बड़े इवेंट्स की, तो क्योंकि पहले वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ और नाअहली के बाद अब शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं अब नून लीग की तरफ से उम्मीदवार हैं। 6 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी हैं वो दूर किए गए हैं अपोजिशन और हुकूमती जानिब से। तो आज इनका 3 बजे इंतखाब होना है। 3 बजे के बाद ये भी बताया जा रहा है कि आज शाम को ही आज ये जो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे शाहिद खाकान अब्बासी मुतवक्के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो वो भी हलफ उठाएंगे। तो इस तरह आज 3 बजे ये इजलास होना है। तो इसके साथ साथ जो हनीफ अब्बासी की तरफ से पार्टी फंडिंग केस के हवाले से समाअत आज होनी है, उनकी तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर आज समाअत होनी है। कल भी समाअत हुई थी और इंतहाई हंगामा खेज यहाँ पर जो सियासी काबरीन जो हमें जमा दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे पे पहले की तरह पनामा की तरह तनकीद भी करते दिखाई दे रहे थे, आज भी दोबारा इसी केस की समाअत होगी। वो भी दलाइल जारी रखेंगे। जो हुकूमती हनीफ अब्बासी के वकील हैं उनकी तरफ से कल भी दलाइल दिए गए थे कि इलेक्शन कमीशन के पास दायरा इख्तियार भी है और इसको वो सुन भी सकते हैं और किसी भी पार्टी की जो फंडिंग है उसको चेक भी किया जा सकता है। तो इस केस की समाअत होगी। साथ साथ आपको ये भी बताएं, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो भी मरी और नथिया गली में मौजूद हैं और वहाँ से आज तकरीबन 4 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इसके साथ साथ आज शहर इक़्तिदार में सुबह से बारिश भी हो रही है, मौसम भी खुशगवार है और महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि अगले
बारिश का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। ठीक है यासिर, नजर अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं लाहौर का और वहाँ मौजूद हैं आज नुमाइंदा हुमा भट्ट और उनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट होने जा रहे हैं। जी हुमा भट्ट, अपडेट कीजिए, क्या हाल चाल है लाहौर शहर का, लाहौर शहर के बासियों का क्या हाल है? सब बिल्कुल ठीक ठाक है और यकीनन उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक ही होंगे। लेकिन मौसम का ज़रूर जिक्र करूंगी कि आज लाहौर का मौसम बहुत आना है। कल से यहाँ पर बारिश हो रही है और जिसकी वजह से आज यहाँ पर अभी बारिश तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, आसमान पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन जैसे ही हवा रुकती है तो हफ्स जो है वो छा जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी लगती है। लेकिन बारिश होने मौसम काफ़ी सुहाना हुआ है और महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी पेशगोई की गई है कि आज भी बारिश का इम्कान है लाहौर समेत बलाई पंजाब में। तो उम्मीद की जाती है और तवक्को की जाती है कि बारिश होगी और मौसम फिर एकदम वही रहेगा, सुहाना सा और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा हो जाएगा और फिर इंजॉयमेंट का सिलसिला जो है उसका भी आगाज़ हो जाएगा। और अगर इवेंट का जिक्र करूँ तो आज लाहौर में एक मेगा इवेंट एक ही है और वो है YDA का प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में आज फिर डॉक्टर्स नजर नहीं आएंगे। मरीजों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मरीज फिर वो हम लोग बोलते हैं कि रुलते फिरेंगे, तो आज वही हमें दिखाई देगा क्योंकि ओपीडीज की स्ट्राइक रहेगी और YDA जो है वो इस वक्त पंजाब भर से यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुँचेंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर एक मार्च की सूरत में जाएंगे GOR और वहाँ पर अपने जो मुतालबात हैं उसको पेश करेंगे। मुतालबात उनके मेन दो ही हैं। एक तो यही है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, जिसके तहत नशिस्तें जो हैं वो कम कर दी गई थी, लेकिन लास्ट ईयर नशिस्तों को बढ़ाया भी गया, लेकिन अब YDA जो है वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रही है और उनका ये कहना है कि नशिस्तें जो है वो मजीद बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ डॉक्टर्स को पेरिफेरी और इसके अलावा BHU में जो बट आप हमें अपडेट कर रही थी और लाहौर में जैसे कि मौसम की बात की तो आज सुबह जब मैं उठी तो कराची का भी मौसम इतना रात भर यहाँ बारिश होती रही है, तो कराची भी अब किसी से कम नहीं है। कराची के हवाले से भी अपडेट्स हम हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील ये बताएगा कि शहर कायद में इस वक्त सियासी और समाजी तकरीबात के हवाले से कौन कौन सी तकरीबात होने जा रही है। ये भी साथ साथ बताइएगा क्योंकि आज से स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों के मिजाज कैसे हैं, अच्छे मजेदार मौसम में वो स्कूल किस तरह से। देखिए सर, आपको बताएं कि जो है वो इस वक्त कराची का मौसम एज यूजुअल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस वक्त जहाँ मैं लाइव एड दे रहा हूँ बहुत ठंडी हवा जो है वो कराची में चल रही है और धूप का नामो निशान नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात में जो आज इवेंट्स हैं उनके हवाले से कुछ जो है वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं और उसके अलावा आबाद एक्सपो जो है वो होने जा रही है। अगर हम बात करते हैं आज स्कूलों की तो 2 माह की तातीलात के बाद जो है वो आज स्कूल खुल गए हैं। जब हम स्कूल के जो है वो शूट पर गए तो जो है वो कुछ बच्चे खासे जो है वो अफसरदा दिखाई दे रहे थे, जबकि कुछ बच्चे खासे एक्टिव और जो है वो फ्रेश थे। उनका कहना ये था कि जो है वो छुट्टियां खत्म हो गई लेकिन छुट्टियों में और इजाफा होना चाहिए था, ये बच्चों का कहना था। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो कैम्ब्रिज स्कूल हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो उनके बाज़ स्कूल हैं जो कि 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस होंगी उसके बाद जो है वो ओपन किए जाएंगे। तो इस तरह जो है वो सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो है वो आज खुल गए हैं सिंध भर में, ताहम कुछ जो है वो 14 अगस्त के बाद खुले जाएंगे। तो आज से जो है वो तालीम जो है बाकायदा पढ़ाई का आगाज हो गया है। चलिए जी, आज से बाकायदा आगाज हो गया है, स्कूल खुल गए हैं और साथ साथ शहर कायद का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो कुछ मजीद न्यूज़ स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क का नया वज़ीर आज़म कौन होगा। कौमी असम्बली के अरकान आज फैसला करेंगे। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शेख रशीद, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, MKM पाकिस्तान की जहरा और जमात इस्लामी के तारिकुल्लाह मद्दे मुकाबिल है। चलें जी, देखते हैं कौन आज नामजद होने वाला है। पनामा केस में नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नाअहली के बाद इमरान खान ने अब अपनी तोपों का रुख साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब कर दिया है। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी पर $1.5 बिलियन के नाजायज असासे हासिल करने के इल्जामात हैं। तहम आसिफ जरदारी तकरीबन तमाम मुकदमात में बरी हो चुके हैं। अब देखना होगा कि आसिफ जरदारी इमरान खान पर भारी पड़ते उनकी अपनी बारी आ गई है। और आसिफ जरदारी के मीडिया सेल से तो ऐसी बातें आ रही हैं कि आसिफ जरदारी जेल काट कर आ चुके हैं। और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नामजदगी के बाद उनका हल्का इंतखाब PP59 की नशिस्त खाली हो जाएगी। तरक्याती कामों के हवाले से शोहरत रखने वाले खादिम आला का अपना हल्का मस्कट बन चुका है। इलाका मकीन कहते हैं कि अगर नून लीग का उम्मीदवार वोट मांगने आया
तो उसे कई सवालात का जवाब जरूर देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल कई सवालात का जवाब देना होगा और यही पूछा जाएगा कि भाई जिस गवर्नेंस के नाम पे आपने वोट लिए हैं वो गुड गवर्नेंस कहाँ गायब हो गई है। और अब लेट्स सी, थोड़े महीने रह गए हैं, 18 भी करीब है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये तो एक तमाम तर सीन चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा सब आज से स्कूल खुल रहे हैं। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जब आप छोटी थी और स्कूल खुलते थे, पहला दिन किस तरह जाती थी? पहले दिन नहीं जाती थी। हाँ। अच्छा, मैं हमेशा से एक्साइटेड होती थी कि पहले दिन हमने स्कूल जाना है, तो पूरी तैयारियां, नए सिलेबस, नए बैग, वो सारे दोस्त सारे डिसाइड कर लेते थे कि एक दिन और ऐसा करते हैं कि थोड़ा रुकते हैं और एक दिन और थोड़ा एंजॉय करते हैं। और पहले दिन तो वैसे भी टीचर ने कुछ पढ़ाना नहीं होता, पहले दिन तो बहुत सारे बच्चे होते थे, आज टीचर ने नहीं आना तो हम छुपा लेते हैं। चलिए जनाब, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ रेसिपीज भी शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब यस्टरडे टॉप स्टोरी से भी आपको आगाह करेंगे। पैनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। नैब ने नवाज शरीफ, उनके बच्चों और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। ये रिपोर्ट्स देखिए। चेयरमैन नैब कमर जमान की जेर सदारत कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। फैसले में कहा गया है कि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेफरेंस दायर किए जाएंगे। नवाज शरीफ, हसन, हुसैन और मरियम नवाज के खिलाफ 4 मुख्तलिफ इश्यूज पर रेफरेंस दायर किए जाएंगे। शरीफ फैमिली और दीगर अफराद के खिलाफ ये रेफरेंस JIT मवाद पर दायर होंगे। तहकीकात में नैब और FIA से भी मदद मांगी जाएगी। पहला रेफरेंस शरीफ खानदान लंदन फ्लैट से मुताल्लिक होगा। दूसरा रेफरेंस अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल कंपनी के बारे में होगा। तीसरा रेफरेंस उन 16 कंपनियों से मुतालिक होगा जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 9 में किया गया है। चौथा रेफरेंस साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जाम पर दायर होगा। जनाब, अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में, मौजूदा मुल्की सूरत हाल, उसके तनाजुर में आज एडिटोरियल्स क्या लिख रहे हैं, जबकि अबूरी वज़ीर आज़म की नामजदगी का वक्त भी करीब आ रहा है। जी, ये एक्सप्रेस का एडिटोरियल सियासी सूरत हाल, सियासतदान का इम्तहान, सियासतदानों का इम्तहान, सियासी ज़ाब्ता इखलाक ज़रूरी, ये जंग का एडिटोरियल है। इसी तरह के तमाम अखबारों के एडिटोरियल और इदारती नोट जो है वो आज के इस इलेक्शन पर ही फोकस। 5 रोज़ के बाद हमने देखा कि न काबीना थी, न हमारे वज़ीर आज़म थे, उसके बगैर हुकूमत चल रही थी। और आज जो है वो एक अबूरी वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट इलेक्ट करने जा रही है। खुश आइन बात यह है कि वो जो रोस्टम की सियासत थी ना, गालम गलोच से पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी अरसे बाद कि अवाम की और सियासतदानों की नज़रें पार्लियामेंट पर लगी हैं। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो रही ख़त्म होकर रह गई थी। इदारती नोट ज़्यादातर इसी बात पर फोकस करते हैं कि अब जब के पार्लियामेंट की तरफ गई हैं, ये फिर पार्लियामेंट को अहमियत मिलनी शुरू हुई है। उन्होंने ये एक थोड़ा सा अफसोस का इजहार भी किया कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है पार्लियामेंट को इतना फोकस नहीं किया गया, जिसका नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी उसी को फॉलो किया। और हम देखते रहे कि न सिर्फ कौमी असम्बली में आए दिन जो है वो स्पीकर जो हैं वो शिकवा करते थे कि नहीं आ रहे, वफाकी वज़रा नहीं आ रहे। और उसके अलावा सेनेटर से रज़ा रब्बानी साहब ने इवन इस्तीफे के लिए कह दिया कि यार मुझे बताएं कौन है जिम्मेदार। यानी कि दिलचस्पी खत्म हो गई थी। इदारती नोट ये कहते हैं, इदारे ये कहते हैं इस वक्त सियासतदानों को एक बेहतरीन मौका है, चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, कि फिर बैठे। हालांकि ये बड़े खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, गिरबानों में हाथ है। लेकिन इस वक्त ये मौका है कि नवाज शरीफ के जाने के बाद, नाअहली के बाद, एक बहुत बड़ी सवाल पैदा हुआ है कि 18th अमेंडमेंट के बाद भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि वो अपने ओरिजिनल स्टेटस की तरफ रेस्टोर हो रही थी, लेकिन उसके अंदर डिस्टॉर्शंस हैं जिसको अभी निकालना बाकी है। इसके लिए अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इस चीज को फोकस किया गया है। ठीक, नफीस नईम साहब, अभी आपने बात की है सियासी ज़ाब्ता इखलाक की। कौन तय करेगा कि सियासी ज़ाब्ता इखलाक क्या है, और इसमें कौन सी ऐसी ज़बान है जो आपको नजर आ रही है कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है? बिल्कुल, एक तो
हमारी जो अप्रोच है हमें ओवरहॉल करना पड़ेगा, इलेक्टोरल सिस्टम की तरफ जाएंगे। और ये ज़ाब्ता अखलाक भी आपका कानून ही तय करता है ना, पार्लियामेंट से ही बनती हैं बातें। जिस तरह देखें हम पार्लियामेंट में ये होता है कि आपको स्पीच करते हैं, ऐसे नाज़ेबा अल्फाज उसको हदफ कर दिया जाता है, लेकिन हम देख रहे थे कि रोस्टरम पे आके जो बकवास हो रही है ना सिर्फ उसे हम मीडिया से ऑन एयर कर रहा है बल्कि अखबारात भी उसको हेडलाइन बना रहे हैं। और ये एक सियासत का बिल्कुल एक नेगेटिव मनफी सियासत जो हो रही थी, इसका खात्मा बहुत जरूरी है। इदारती नोटदारी यही कहते हैं कि देखें आज जो है वो इलेक्ट होने जा रहे हैं, हो सकता है कि खाकान अब्बासी क्योंकि उनकी को वो पूरी वज़ीर आज़म बन जाए और उनको इदारती नोट और इदारिये उनको दोनों से ये सवाल करते हैं, शहबाज शरीफ से भी जो मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और खाकान अब्बासी साहब से भी, कि अब वो दोनों, हालांकि दोनों असेंबली मैन नहीं है तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद यही है कि असेंबली की तरफ जाएंगे। और असल जो उन्होंने कहा ना कि एक जो पॉलिटिकल रियलिटी, जो पोटेंशियल रियलिटी, वो ये है कि the power of social political power जो है it lies outside the parliament, इसको पार्लियामेंट में वापस पार्लियामेंट पे। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट का मसला पार्लियामेंट में वापस आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरह से भी कह रहे हैं, खाकान अब्बासी के हवाले से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन भी काफ़ी शोर मचा रही है, और अगर शहबाज शरीफ आते हैं तो वो मॉडल टाउन वाली रिपोर्ट भी तैयार है, तो ये जितने भी लाते जाएंगे हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, तो इस तरह का सीन होगा। एक तो ये, क्या आप देखते हैं इस सारे तनाज़ुर में प्री इलेक्शंस हो सकते हैं? और दूसरी बात ये कि हम 2018 पे लेके जा रहे हैं, 2018 में जो अभी करंट सिचुएशन बनी है, नून लीग गो के बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, कम बैक करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। क्या समझते हैं 18 में इलेक्टोरल मूव करेगा? कुछ अनप्रेडिक्टेबल? देखें, बिल्कुल सही है आपका सबा, आपने बहुत अच्छा इस बात का अहाता किया है कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, देखें हमने कुछ डिस्कशंस में पहले एक आपने ही सवाल उठाया था कि नफीस भाई अपोजिशन तो मुत्तहिद है। मैंने कहा था कि अपोजिशन मुत्तहिद है, लेकिन वक्ती तौर पर आज कि कल ही की बात है, इमरान खान साहब ने जो है वो अगली बारी आसिफ जरदारी का नारा लगाने के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी बैकफुट पर चली गई। वो जो एक मुश्तरका कैंडिडेट लाने का जो एक बन रहा था, एक माहौल बन रहा था, उसको बड़ी ठेस पहुंची उसको। तो ये अब एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला फिर गया। इदारती नोट भी यही कहते हैं, इदारे ये कहते हैं, एडिटोरियल्स ये कहते हैं कि हम अब देख रहे हैं NA 120 का इलेक्शन होगा, अब ये मजदूर आ जाएगा, फिर वही गहमा गहमी होगी, फिर वही मसला होंगे। जब तक के धरने के बाद से सूरत हाल शुरू हुई थी वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। तावक्त के नए इलेक्शन आ जाए और फिर भी इलेक्शन के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप फिर दूसरे के गिरबानों में हाथ नहीं डालेंगे। ये तमाम तर जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है और मुल्क में जो हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि सियासी बहरान ये जो पैदा हो चुका है, क्या समझते हैं सबका बेनिफिशियरी कौन है? देखें, इस वक्त तो लग रहा है कि PTI जो है वो इस वक्त बेनिफिशरी है, क्योंकि जिस तरह अब देखें, हालांकि शुमार के हिसाब से एक सबसे जो मुस्बत बात जो है, मुस्बत बात ये है कि गवर्नमेंट जो वजीर आजम गया है वह नून लीग का गया और नून लीग का ही वजीर आजम आ रहा है। इसमें पॉजिटिव बात यह है कि जो हमारे तरक्याती मंसूबे हैं उनका तसलसल बरकरार रहेगा। एक गवर्नमेंट चली गई और फिर से जो ना ब्रेक लग गया डेवलपमेंट को, ये बात कह रहे हैं कि जमहूरियत अपनी जगह पर है, गवर्नमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन हफीज साहब यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी तो ये उम्मीद लगाकर बैठ गई है कि शायद अब हमारी बारी है, और जैसे कि इमरान खान के ऊपर भी ऑलरेडी एक केस चल रहा है, तो इससे पीपल्स पार्टी को भी एक एज नजर आ रहा है कि शायद अब सिचुएशन कुछ उनकी फेवर में भी ऐसा पॉसिबल है, फेवर में जा सकती है। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी का जो एक बड़ा था, उनको जो बैटेड किए थे ना उनकी पॉलिटिक्स ने, जो भी उनके पास इल्जाम लगे थे, उसके बाद उन्हें सियासत में उस तरह उतने पावर में इसको इस तरीके से कह सकते हैं नफीस भाई कि ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है जिसपे PTI ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया और मामला यहाँ तक पहुंचा कि आज नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो गए, इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी उस टाइम पर कह रही थी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएं, 2 आवर्स बनाएं, आप बैठ जाएं, 10-12 जो इजलास हो रहे हैं इन्हीं के ऊपर आप हल निकाल लें, और पार्लियामेंट का मसला जो आपने कहा ना कि पार्लियामेंट का मसला पार्लियामेंट में रहने दें। तो इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी किसी चीज के ऊपर सियासत करिए तो वो इसी चीज पे कर रही है कि जी हम तो यही बुहरान पैदा होगा, ये करंट सिनेरियो पैदा होगा, तो आप मसला आपने हल नहीं किया, मतलब इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि आप उसको पार्लियामेंट के अंदर तय करते आप बाहर ले गए, तो ये खुद आप इसका नतीजा भुगते, क्योंकि उनके जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि जी जब अमेंडमेंट हो रही थी 18वीं तरमीम की, तो जी 62-63 उन्होंने ही नहीं निकाला, उनकी जानिब से तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का भी अगर देखा जाए तो PTI के पीछे पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टांस है, उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, स्टांस तो स्ट्रॉन्ग किस्म का है, लेकिन हम जो पोजीशन के हवाले से देखें, नून लीग चाहे कुछ भी है, इस वक्त भी नून लीग का वोट नहीं टूटा है, वोट बैंक वही तो मैंने आपको कहा, इसलिए एक मैं बताऊं कि ये जो
जजमेंट आया है ना, हाँ। इस जजमेंट में अगर तो जो पानामा लीक्स के हवाले से जो एलिगेशन लगी थी ना, हाँ। उसके हवाले से डायरेक्ट जजमेंट आता कि हाँ उस करप्शन में इन्वॉल्व है डायरेक्ट, हाँ। तो बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचता है। हाँ। लेकिन वो जो एक आ गया ना खला बीच में कि यार ये 10,000 दरहम नहीं दिए थे, इसकी बात करें तो एक सिंपैथी वोट मिला है नून लीग को। तो ये वाकई में ये जो इलेक्शन है हमें नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स जो कहते हैं ना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है, इस्लाहती कमेटी ने अपनी तजवीज़ दे दी है, बन चुका है बिल। अब ये पार्लियामेंट का किरदार है कि अगर इस वक्त अगर आपने इस्लाहात कर दी इंतखाबी तो कुछ बेहतर होगा, वरना हम फिर बैक टू स्क्वायर वन की पोजीशन पर फिर वहीं बैक टू सेम पोजीशन पे चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया नवीस नईम साहब हमारे साथ थे। और अनम, जब भी इस तरह की बातें होती है तो अब बिल्कुल ऐसा लगता है कर उठते ना तो भी हमारे जहनों में यही ख्याल होता है कि जी आज क्या अदालती को फैसला आने वाला है, आज कोई पिटीशन दायर करेगा या क्या होगा। लेट्स सी, जो भी हो हमारे मुल्क में इंतहा से ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर से भी कुछ खबर शामिल करते हैं, जिसमें आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्कारा मोशी को 10 रोज बाद भी अपने ओहदे से फारिग कर दिया है। से हाथ धोने की वजह से उनका एक नामुनासिब कमेंट था, वो क्या, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और आज की इतनी बातें कर ली हैं तो मेरा ख्याल है आज की तारीख भी आपको बता देते हैं। आज का दिन यानी 1 अगस्त 1960 में इस्लामाबाद को वफाकी दारुल हुकूमत बनाया गया था। चौदह अगस्त 1947 को वतन अजीज की आज़ादी के बाद से कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था और तमाम सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा। हुकूमत के हुसूल को पूरा करने के बाद 1 अगस्त 1960 में सदर अयूब खान ने मुल्क के लिए नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया और एक ऐसे इलाके का इंतखाब किया जो पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती की अक्कासी करता हो और पाकिस्तानी झंडे की तरह सब्ज हो, जिसके लिए रावलपिंडी के हरे भरे शुमाली इलाके का इंतखाब किया गया जो आज इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है। इस शहर का मास्टर प्लान 1960 में ग्रीक आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर कॉन्स्टेंटिनोस डोक्सियाडिस ने तैयार किया था। तो जी हेपेटाइटिस के हवाले से बात हो रही है तो आपको बताएं कि दुनिया भर में इस वक्त हेपेटाइटिस के तकरीबन 35 करोड़ मरीजों में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी भी शामिल है, जो मुल्की आबादी का 7% बनता है और ये मर्ज हर माह कई लोगों की जान ले लेता है। जी हाँ, इस हवाले से हमारी टीम ने हेपेटाइटिस के पेशेंट से मुलाकात की है और उनसे जाना है कि इस बीमारी के दौरान उन्हें कितने चैलेंजेस दरपेश होते हैं। आइए सुनते हैं। मेरा नाम रिजवाना रऊफ है और मुझे हेपेटाइटिस सी है और मैं ये यहाँ 2 हफ्तों से इलाज करा रही हूँ। मेरी टेस्टें हो रही हैं। मुझे वीकनेस बहुत हो गई थी और मेरी सांस बार बार फूल जाती थी, तो मैं वहाँ से हैदराबाद गई तो उन्होंने कहा मैं आपकी कुछ टेस्टें करवाना चाहता हूँ, तो वो फिर मैं यहाँ आई। टंडोलियार में हम जाते हैं हॉस्पिटल है तो वहाँ इंजेक्शन बहुत देते हैं, तो इंजेक्शन ज़्यादा लगी है तो इन्फेक्शन पता नहीं कहाँ से हो गया। टंडोलियार में डॉक्टर ऐसे है भी नहीं, लोकल डॉक्टर हैं छोटे छोटे, होगा भी तभी बताया नहीं होगा। ये पानी में इन्फेक्शन होता है उसी से भी हो जाती है, खाने की ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे भी हो जाता है। तो कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, कोशिश नहीं करेंगे तो जकड़ते जाएंगे इन बीमारियों में। मैं ठट्टा से आया हूँ, नाम मेरा नूर हसन है। पहले मेरे को था रमज़ान का रोज़ा भी रखा मगर थोड़ा थोड़ा पेट में भरती था, बुखार भी थोड़ा थोड़ा आया, खाना पीना बिल्कुल बंद हुआ, कुछ भी खा नहीं सकता। पानी हमारे पास ये है नलके का है, वो रख के वो पीते हैं। डॉक्टर ये भी ज़्यादा जुलाब हुआ ना, ज़्यादा बुखार हुआ या ज़्यादा जुलाब हुआ 2-3 डिब्बे लगाते थे। एहतियात अभी लग गई है ना, अभी घर का जो बंदा होगा उसको भी बोलूँगा भाई इसमें ऐसे बर्तन में हाथ नहीं रखो, ये चीज़ इतनी ख़राब है, ये पानी ख़राब है, उबाल के फिर पियो। क्योंकि मुझे तकलीफ जो 25 दिन आई है ना, अभी पहले भी कभी कभी थी, वो इतनी तकलीफ जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है।
तो जनाब हेपेटाइटिस के हवाले से बात हो रही है, इसकी आगाही के हवाले से बात हो रही है। अच्छा ना, बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि हेपेटाइटिस किन किन तरीकों से फैलता है। ऐसा भी होता है कि घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर कोई शख्स हेपेटाइटिस का शिकार है या उसमें ये वायरल है और वो आटा गूंद रहा है तो उसके नाखूनों से भी पूरे आटे के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है और उससे वो जो रोटी वो खाते हैं उससे दूसरे लोग भी इफेक्टिव होते हैं। या फिर जैसे मैनी पेटी कराने के लिए हम सैलून्स में जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी मैनी पेटी किट अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने उसको अच्छी तरीके से धोया नहीं होता है और डेंटिस्ट के पास अब हम जा रहे हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि उस डेंटिस्ट ने जितनी भी चीज़ें, जितना भी एपरेटस उसके पास है वो स्टेराइल है या नहीं है। तो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से भी हमें बड़ी बड़ी बीमारियां लाहक हो जाती हैं और हम कहते हैं जी हमने तो कुछ खाया नहीं था, हम तो कहीं गए नहीं थे, लेकिन इनफैक्ट वो हमारे इर्द गिर्द ही कहीं मूव कर रही हो। और इसी के साथ सबा आपने जैसे बात की है कि ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, तो छोटी मोटी चीजों में कुछ ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो आप एक दूसरे की यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आप कभी ब्लैक हेड्स रिमूव करवाने जाते हैं तो जिस चीज से आप ब्लैक हेड रिमूव कर रहे होते हैं वो भी कोशिश किया करें कि आप अपनी साथ लेकर जाया करें। खैर, गुड मॉर्निंग, आज मिलेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद दोबारा वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर शहला और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और हेपेटाइटिस के हवाले से इनसे पूछेंगे कि इस मर्ज से कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहला, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर शहला, हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से कि अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी ना, कि लोगों को एटलीस्ट पता तो चले ना कि हेपेटाइटिस है क्या और कैसे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? वंस इज डन इज डन, इट्स डन। अच्छा, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस से, जो कि बहुत माइनर सा हेपेटाइटिस होता है और उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, ट्रीट ही नहीं करते हैं कि जी ये तो पानी पीने से भी ठीक हो जाएगा और इससे भी ठीक हो जाएगा। डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना, 5 टाइप्स ऑफ। वैसे तो सबसे कॉमन फॉर्म है जो कि वायरल हेपेटाइटिस है। उसके अलावा हमारे यहाँ ड्रग से है और इंजेक्शन से है, अल्कोहल भी हमारे यहाँ है, जाहिर सी बात है इन चीज़ों से भी होता है। और एक और होता है ऑटो इम्यून, जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन वायरल हेपेटाइटिस इज़ वेरी कॉमन। इसके 5 हैं वायरस जो कि कार्य होते हैं, A, B, C, D and E तक हो गए हैं। तो डिफरेंट है, जैसे आप कह रही है कि सिर्फ पानी पीने से ठीक हो जाता है, दैट इज हेपेटाइटिस ए, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म होता है और वो मतलब उसके लिए कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, जस्ट यू हैव टू टेक रेस्ट। एंड अगर वॉमिटिंग एंड डायरिया अगर जैसे साथ में आपको हो रहा है, देन यू गो फॉर द हाइड्रेशन, कि कोई भी आपने अपना IV फ्लूइड से अगर बहुत सिवियर है तो मतलब IV फ्लूइड के फॉर्म में, अदरवाइज कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हैं। लेकिन ये कि B and C वेरी डेंजरस, ठीक है, डोंट टेक इट इजी एज लाइक हेपेटाइटिस है, मगर वो आपको पता उसी वक्त चलेगा जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके टेस्ट होंगे, देन यू गेट। अच्छा डॉक्टर शहला, ये बताइएगा इनिशियल आपके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको ये डाउट हो कि आपको हेपेटाइटिस है, क्योंकि टेस्ट तो एक नेक्स्ट स्टेज है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत से लोग तो कोई ऐसे सिम्टम्स आते नहीं तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, एक तो अवेयरनेस हमारे यहाँ होनी चाहिए कि एटलीस्ट 6 मंथ नहीं तो 1 ईयर पे आप अपना पूरा रूटीन एग्जाम करवाएं, ठीक है ना, रूटीन चेकअप कराएं, तो उससे ये कि फिर आपको सारी चीजें पता चल रही होती है व्हाट गोइंग इन योर बॉडी, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो कि अवेयरनेस नहीं है और हेल्थ केयर महंगा भी है, तो फिर नहीं लोग करवाते। लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है कि फिर उसके आउटकम्स इतने बुरे आ जाते हैं, एक चीज आपकी बॉडी में चल रही है और आपको नहीं पता चल रही। अच्छा, ऐसा है कि B and C जो है चूंकि ये क्रॉनिक होते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है एक प्रोसेस, तो इसके सिम्टम्स उस वक्त आपको पता चलते हैं जब आपका लिवर बहुत हद तक डैमेज हो चुका होता है, तो इसलिए ये बहुत सीरियस है। अच्छा, ये क्योंकि नहीं डायरेक्टली कैन गो फॉर द डेथ, पहले ये होगा कि साइटिस हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, हेपेटोसेलुलर, फिर कार्सिनोमा पे जाएंगे, देन लीड्स टू डेथ। हाँ, मतलब कॉम्प्लिकेशंस को मज़ीद बढ़ाते रहता है। अक्यूट नहीं कि हुआ और फौरन मतलब टेक स्टेज वाइज। हाँ, अच्छा, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि ये सबसे ज्यादा इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो मर्ज है जो हिडन होता है, मतलब कई ऐसे तक होता है ना, तो आपको पता नहीं चलता। तो उसके लिए सबसे पहले यूजुअली होता है कि अब किसी को हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन करवानी है, उसको जाना है कि जी मैं प्रिवेंशन के लिए कुछ कर लूं, तो सबसे पहले उसको हेपेटाइटिस का टेस्ट कराना होगा और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन करानी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर आपको पहले ही हुआ है तो नो नीड ऑफ गेटिंग द वैक्सीनेशन। तो इसका ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है वैक्सीनेशन का? वैक्सीनेशन का देखिए क्या कहते हैं कि हेपेटाइटिस C की तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है, डेफिनेटली, ठीक है ना, अभी स्टिल अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से
क्योंकि इतना सीरियस होता है लेकिन कोई वैक्सीनेशन नहीं है। A एंड B की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो हमारे स्टार्ट तो हमें कर देना न्यूबॉर्न बेबी से। जैसे वो जो अगर आपका हेपेटाइटिस A की अगर आप करा रहे हैं तो बेबी के लिए 12 to 18 मंथ पर रिकमेंड करते हैं और सीरीज ऑफ 2 में पे करते हैं। एक शॉट नहीं 2 शॉट्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह एडल्ट्स के लिए भी होते हैं एट एनी एज, ठीक है ना। बेबीज के लिए 12 to 18 मंथ पे करते हैं और एडल्ट एट एनी एज। लेकिन डॉक्टर शैला, अगर बेबी को एट द टाइम ऑफ बर्थ इस तरह की वैक्सीनेशन नहीं दी गई है, आगे चल के डेफिनेटली उसकी बॉडी उस सब के लिए तैयार हुई भी होती है कि अब कुछ भी कोई भी ऐसा मर्ज है तो आप पकड़ सकते हैं। ऐसे में कौन सी स्टेज पे आपको, अगर इन केस आपने न्यूबॉर्न बेबी को नहीं कराया तो फिर आप किस स्टेज तक करा सकते हैं पॉसिबल, स्पेशली बिफोर स्कूल गोइंग? क्योंकि स्कूल जब तक घर में है बच्चा फिर भी सेफ है, ठीक है ना, क्योंकि मदर डायरेक्ट केयर कर रही होती है चीज़ों की। बट वह स्कूल में चला जाता है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ बैठा है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ है, टीचर भी हो सकता है, उसका कोई क्लास फेलो भी हो सकता है, तो उस इस पे तो ज़रूर करा लेना चाहिए। और बेहतर है कि न्यूबॉर्न भी कर दे ताकि मतलब आगे ही ना हो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि It's never too late. It's never too late. बिल्कुल आप जब चाहे आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। Should be done. क्योंकि मतलब उसके बाद की चीजें इतनी खतरनाक हैं कि फिर आप उसको अनडन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर शैला, ओवरऑल हमारे यहाँ जो एक परसेप्शन है हेपेटाइटिस का कि जी हमारे यहाँ ज्यादातर जो हेपेटाइटिस फैलता है वो चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से फैलता है। कि हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल्स कुछ हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं, कुछ डॉक्टर्स भी लापरवाही करते हैं और कुछ पेशेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। तो ये ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है, उससे भी ये काफी ज्यादा जो है फैल रहा होता है। फिर छोटी छोटी चीजें अभी मैं और हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका मैनीपेटी का सेट है या डेंटिस्ट के पास, सबसे ज्यादा जो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अगर उनके स्टेराइल नहीं है एपरेटस तो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। शेविंग रेजर जो है मैन में सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर आप बार्बर शॉप पे जाते हैं तो वो सेम वही यूज कर रहा होता है तो उससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन। ठीक, तो क्वेश्चन इज दैट कि अब किस तरीके से इन तमाम चीजों से बचा जा सकता है? क्योंकि देखें अब सबने पॉलर भी जाना है और सबने कभी ना कभी डेंटिस्ट के पास भी जाना होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम मतलब ये कि आप एक अच्छे रेपुटेबल जगह पे जाएं और मतलब यानी कि ये आप मेक श्योर कर लें कि जो चीज़ें यूज हो रही हैं आर दे स्टेराइल और नॉट। और मैनीपेडी के लिए तो मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप एक साइड अपना खुद रख लें तो जैसे मैं खुद यूज करती हूँ कि मेरा अपना एक है पाउच बना हुआ है, वो मैं हर दफा जब जाती हूँ तो वो लेके जाती हूँ कि प्लीज आप इसको यूज कर लीजिए। तो इतना एक्सपेंसिव भी कोई चीज नहीं है कि मतलब इसको, अब डेंटल की तो मैं आपको नहीं कह सकती कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आप बच सकते हैं वहाँ यू शुड गो फॉर इट। लेकिन ये भी एक हमारे लोगों का परसेप्शन है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो उसका ग्लास अलग कर दें, उसकी प्लेट्स अलग कर दें, उसकी हेयर ब्रश अलग कर दें। किस हद तक इस तरह की मतलब ये जो है क्या कहते हैं हेपेटाइटिस ए स्पेशली, क्योंकि वो खाने पीने की चीजों से लग रहे हैं। बी एंड सी जो है वो खाने पीने से तो हैं बट इतना नहीं है, वो बॉडी फ्लूइड से आपके लग रहे हैं, ब्लड हो गया और क्या कहते हैं वॉशरूम्स अलग कर देते हैं। सेफ साइड होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये कि एक से दूसरे को ना लगे ना। प्रिकॉशनरी, क्योंकि मतलब हम दो चीजों से बच सकते हैं। एक है हमारा लाइफस्टाइल जो कि हाइजीन हमारा आ जाता है ना, कि अगर हम अपना हाइजीन अच्छा रखेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन, दो प्रिकॉशन मतलब इसके आप उससे बच सकते हैं। अगर हो गया तो फिर उसकी फिर ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा आपको, लेकिन बचने के दो ही तरीके हैं कि आप अपने शेविंग रेजर का ख्याल रखें, अपने टूथ ब्रशेस का, आप डॉक्टर डेंटल के पास जा रहे हैं, या ये कि हर जगह पानी ना पिए, हर जगह स्पेशली ये जो हेपेटाइटिस ए है ये जो शुगर केन जूसेस है ना, इससे बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होता है, क्योंकि वो वही ग्लासेस मरीज आते हैं और वो वही ग्लास में वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम तो फ्लूइड पी रहे हैं और ये कर रहे हैं, वहाँ जा करके हमने वो शुगर केन, अब वो पहले ही इन्फेक्टेड, क्योंकि वो ग्लासेस जो आप यू डिप इन द वाटर जो गंदा सदा सा पानी होता है उसी में वो ग्लास को वो कर लेते हैं। तो अब अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पिया है और आप नहीं है इन्फेक्टेड तो आप उससे फिर आपको हेपेटाइटिस ए तो आपको उसी से हो जाएगा। अच्छा चला मिसकंसेप्शन थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। यूजुअली ये होता है कि एक नॉर्मल शख्स है, एक नॉर्मल पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस नहीं है, वो डॉक्टर के पास गया, उसने टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने कहा नहीं योर लीवर इज क्लियर, उसके बाद उसको वैक्सीनेशन वो करवा लेता है, तो उसको हेपेटाइटिस नहीं, उसने वैक्सीनेशन करवा ली, तो उसके बाद कितने कट ऑफ चांसेस होते हैं, कितने चांसेस होते हैं कि उसको वो दोबारा से अगर हेपेटाइटिस का कोई वायरल है उसके इर्द गिर्द तो वो उससे किस हद तक बच सकता है? 100% तो कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है, लेकिन
90%। क्योंकि यूजुअली हम ये कहते हैं ना कि यार हमने तो वैक्सीन कराई हुई है हेपेटाइटिस की, हमें कोई फिक्र नहीं। देखिए अल्लाह ताला भी बैठा हुआ है ना, अगर कोई चीज़ आपको बिल्कुल होनी सही है, कह रही हैं, तो बिल्कुल whatever वाली बात है कि हाँ, whatever जो भी सही। कुछ कर लें, और इस दुनिया से इंसान को जाना है, कोई भी वजह हो कोई भी सकती बहाना है, बन कोई भी सकता है, बहाना लेकिन बन केयर सकता है, करनी बट जो है करनी है ना, जरूरी हम ये है। सोच के बैठे ना रह जाए। लेकिन बहरहाल हमारा बिलीव चुके हैं, वी आर मुस्लिम्स, तो हम ये नहीं कह सकते ना अल्टीमेटली वी हैव टू गो, तो कोई भी बहाना बन अच्छा सकता है डॉक्टर ना। साहब ये बताइए, पाकिस्तान की अगर हम खुसूस तौर पर बात करें तो यहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा कॉमन हेपेटाइटिस कौन सा है, और क्या समझती हैं आप बाकी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में इसकी अफजाइश इतनी ज्यादा क्यों है, लोग इतने लापरवाह क्यों हैं, उनका एटीट्यूड जो है वो तो केयरलेस है इसकी टुवर्ड्स? अच्छा देखिए, पाकिस्तान में तो ज़्यादातर हमारा ये हेपेटाइटिस जो वायरल से हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हाइजीन इज द मोस्ट प्रॉब्लम जो है, पानी है, फूड है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये कि जिस तरह से मिस हैंडलिंग होती है नीडल्स की और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डॉक्टर्स को आप कह सकते हैं इसमें, लेकिन पैरामेडिक्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, बिकॉज डॉक्टर्स जस्ट ऑर्डर करता है एंड वो अपना मूव ऑन हो जाता है। अब किस तरह से उन ऑर्डर्स को फॉलो किए जा रहे हैं मतलब पैरामेडिक्स पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो डॉक्टर खड़े होकर ना तो खुद इंजेक्शन लगाएगा ना खुद ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा, उसका काम सिर्फ ऑर्डर करना है। तो ठीक है, डॉक्टर्स की भी ड्यूटी है कि वो चेक करें, लेकिन ज़ाहिर है नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं आपके पास के मतलब यू कैन नॉट, आप एक पेशेंट पे सारा टाइम नहीं लगा सकते। ठीक है डॉक्टर शाला, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हेपेटाइटिस के हवाले से आपको एक हम पैकेज भी दिखाएंगे जिसके बारे में आपको बताएं कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी क्या होता है, फैलता किस तरह है और अलामात क्या है, और इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है। ये वो तमाम बातें हैं जो हर शख्स को मालूम होनी चाहिए। हेपेटाइटिस एक खतरनाक मर्ज है और इसकी वजह से हर साल हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इससे निजात कैसे मुमकिन है, इसका इलाज किस तरह से होता है, ये बताएंगे आपको डॉक्टर्स। आइए हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह जो है वो मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की मुल्क में रिसर्च है कि हम एज अ नेशन वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजेक्शंस और वी यूज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजेक्शंस। हमारे ऑन एन एवरेज एक पाकिस्तानी को तकरीबन 12 या 13 इंजेक्शन साल के लगते हैं, जबकि जो WHO की एवरेज समझी जाती है, एक्सेप्टेबल एवरेज, वो 1 से 2 इंजेक्शंस पर ईयर है। तो हम बहुत इंजेक्शंस में बिलीव करते हैं। जब इंजेक्शंस लगते हैं तो जाहिर है कि उसमें हर किस्म की प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। उसमें जो नीडल्स हैं वो दोबारा इस्तेमाल होती हैं, जो सिरिंजेस हैं वो दोबारा इस्तेमाल होती हैं, जो ड्रिप्स हैं वो अक्सर पेशेंट्स में शेयर हो रही होती हैं, तो उससे एक्सपोजर बढ़ता है। एंड दैट इज़ द नंबर वन रीज़न हमारे मुल्क में कि ये जो यूज्ड और रीयूज़ है इंजेक्शंस का और नीडल्स का और सिरिंजेस का, हेपेटाइटिस बी और सी ऐसी इन्फेक्शंस हैं कि एक दफ़ा किसी को हो गई तो वो फिर लंबा परसिस्ट करती हैं उस पेशेंट के जिस्म में, उस पेशेंट के लिवर में, और जब वो लंबा परसिस्ट करती हैं तो फिर वो डैमेज कॉज करती रहती हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिवर को ख़राब कर देती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई ऑन दी अदर हैंड ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो कि होती हैं, जॉन्डिस पैदा करती हैं, लिवर को ख़राब करती हैं, लेकिन कुछ अरसे में जिस्म की जो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है वो उन इन्फेक्शंस को ख़त्म कर देती है और उसके बाद उसके कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे एक पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों को पता चले कि जो वो काम कर रहे हैं उससे पोटेंशियली इन्फेक्शंस फैल सकती हैं। हेपेटाइटिस बी की तो बहुत एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ठीक है, जो कि हमारे EPI प्रोग्राम में भी शामिल है कई सालों से, और अब जो जितने नए पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको तो ये फ्री मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से एडल्ट्स में भी ये वैक्सीनेशन बहुत काम करती है, जिनको कभी नहीं लगी अपने बचपने में या चाइल्डहुड में, तो वो ज़रूर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अब एज एडल्ट लगवाएं।
हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे पहले तो ये कि सिम्टम्स बहुत कोई ज़्यादा कॉमन नहीं होते शुरू के हिस्सों में। इसमें सिर्फ जिस्म में थोड़ा सा दर्द, थोड़ी वीकनेस, इस तरह की चीज़ें होती हैं पेशेंट्स को, जिस वजह से ये बीमारी अपने आप को जाहिर नहीं करती इनिशियल स्टेजेस में, जब तक कि एडवांस्ड डिजीज़ ना हो जाए। और एडवांस्ड डिजीज़ हो जाए तो फिर जाहिर है फिर जॉन्डिस हो जाता है, फिर लिवर की और जो दूसरी खराबियाँ वो पैदा हो जाती हैं। उस वक्त तक प्रॉबली द डायग्नोसिस इज़ टू लेट। इसलिए हम इस साल जो मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे वो ये है कि अपना टेस्ट कराइए, गेट टेस्टेड। हर एक को मेरा ख्याल में हम तो ये रेकमेंड करेंगे कि हर पाकिस्तानी को जो इस मुल्क में रहता है या बाहर भी है, दे शुड गेट टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी, क्योंकि ये बीमारी टेस्ट के अलावा टाइम पे डायग्नोज नहीं होती। तो जनाब, हमने हेपेटाइटिस के हवाले से आपको ये पैकेज भी दिखाया और साथ साथ हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शैला भी मौजूद हैं जिनसे मजीद कुछ बातें करते हैं इसी हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से। अच्छा डॉक्टर शैला, अभी तक हम इन्हीं बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लापरवाही का आलम जो है वो उरूज पे, आप देखें कि कहीं भी आप चले जाएं आपको हाइजीन प्रॉपर नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात अपने तौर पे मतलब सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक बंदे को, जाहिर है आप पूरे मुआशरे को तो खड़े होकर नहीं साफ कर सकते अकेले, लेकिन आप अपने आप से शुरू कर सकते हैं, अपने आप से आप रूल तय कर सकते हैं, अपना पार्ट प्ले करें, अपना गोल सेट कर सकते हैं। तो उस लिहाज से एक इंडिविजुअल को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, अपने आप को क्लीन अप, अपने अच्छे शावर जेल्स, अच्छी चीज़ें, हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। हम जो अगर सही तरीके से हैंड वॉश कर लें, हम 6 बीमारियों से बच सकते हैं। तो हर खाने से, देखिए वैसे भी हमारे दीन में भी है कि खाने से पहले हाथ धोना है। हर चीज़ वो अकॉर्डिंग टू चल रही है। तो उसी तरह अगर हम सही तरीके से हाथ धोना ही सीख लेना, तो हम 6 बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर शैला, जैसे कि अभी 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया है, इस बार थीम जो थी वो एलिमिनेट हेपेटाइटिस शो योर फेस, इसके थ्रू जो है वो उन्होंने कैंपेन लॉन्च की है। तो ओवरऑल इस कैंपेन के हवाले से कुछ बताइए कि आप जिस जगह पे काम कर रही हैं उन्होंने हेपेटाइटिस के अवेयरनेस के लिए क्या क्या काम किया है और कितने हद तक उसमें कामयाबी मिली? जी देखिए, मैं कनाडा मेडिकल सेंटर के से काम कर रही हूँ और मैंने उसको ओन करती हूँ मैं। और अभी हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप करा था। तो मतलब वैसे तो वहाँ पे सारी एलीट क्लास आती है, लेकिन हमने वहाँ पे ऐसा शुरू करा है कि कुछ मतलब हम थोड़े लो प्रिविलेज एरियाज़ को भी मतलब एंटरटेन करें ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टेस्ट अच्छे हो रहे हैं, हमारे पास हर सारी मशीन्स अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वाई नॉट कि हम थोड़ा कुछ गरीबों के लिए भी करें ना। मैं एक एनजीओ के तहत भी काम करती हूँ, अलता फाउंडेशन के तहत, तो हमने एक मर्ज उससे करा है। तो मैं और डॉक्टर आतिफ जो है, हम सुबह जो मॉर्निंग ओपीडी करते हैं, जनरल ओपीडी, वो हम सिर्फ 300 रुपीज़ में करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। वैसे तो वहाँ की जो फीस है, जाहिर सी बात है कि वो डॉक्टर शैला मजीद भी कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ गया एक ब्रेक, जिसके बाद हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने फ्री मेडिकल कैंप्स लगते हैं और कितने ज्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और जैसे कि बात कर रहे हैं आज हम हेपेटाइटिस के हवाले से, तो डॉक्टर शैला भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस का इलाज वैसे भी काफ़ी महंगा होता है और कीमत की वजह से कुछ लोगों की पहुंच से भी बाहर हो जाता है। तो हम ऐसे कुछ इदारे मौजूद हैं जो इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने में ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं। बिल्कुल, कराची में भी कई इदारे ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला गरीब लोगों की मदद करते हैं। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने भी एक ऐसे ही इदारे के उहदेदार अब्दुल गफूर सईद से मुलाकात की है। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब्दुल गफ्फार सईदी, मैं ट्रस्टी हूँ अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी का। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हफ्ते के 6 दिन सुबह 8 से 4 बजे तक फ्री हुकूमत सिंध के ताउन से करती हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ कैंप भी मुख्तलिफ इलाकों में लगाते हैं आवाम की आगाही के लिए। और वहीं पर ये 3 महीने का कोर्स होता है। हमारी पूरी टीम मुख्तलिफ इलाकों में, ऐसी गरीब बस्तियों में कि जहाँ इसकी सहूलत मौजूद नहीं होती है, वहाँ पर हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में कि जहाँ लोगों का अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, उनको हम बताते हैं कि भाई आप हेपेटाइटिस बी और सी किन किन चीज़ों से। एक तो डॉक्टर के पास लोग जो जाते हैं, इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि वो सिरिंज जो डॉक्टर आपके दवाई आपको इंजेक्शन के ज़रिए से दे रहा है कि वो सिरिंज इस्तेमाल शुदा ना हो। दूसरा, हेयर ड्रेसर के पास जो लोग भी
अपने शेव कराने के लिए जाते हैं, इस चीज़ को वो ख़ास तौर पे अपनी नज़र में रखें कि वो ब्लेड या वो जो भी इस्तेमाल कर रहा है उस तरह इस्तेमाल कर रहा है। गाँव देहातों में होता है कि वो किसी पे पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। और दूसरा, जो खून की मुंतकली, ये बहुत अहम चीज़ है कि जैसे लोगों को खून चाहिए होता है तो उसकी स्क्रीनिंग पहले से बहुत अच्छे तरीके से हेपेटाइटिस बी, सी, एचवी और बाकी चीज़ें उसमें स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि जो खून उसको दिया जा रहा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और उसको उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। आलमी यौम सेहत के जो भी दिन आते हैं उसमें हम सेमिनार्स करते हैं, उसके जितने भी एक्सपर्ट लोग आते हैं वो अपने मकाले पेश करते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें दिखा के लोगों को आगाही देते हैं कि आप इन बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हेपेटाइटिस सी से बचाव के मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं कि ताकि आवाम को आगाही हासिल हो और जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी है उनके टेस्ट करते हैं ताकि वो अपना इलाज आगे करा सकें। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन जिस तरह से होती है बहुत महंगा इलाज है और बहुत सारे मुखय्यर हजरात कराची में भी ये सेंटर चला रहे हैं और उसका 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक इलाज करते हैं और उसके बाद भी फिर वो पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं और डॉक्टर उनको चेक करता रहता है, रिपोर्ट उसकी दोबारा कराते रहते हैं कि खुदा ना खास्ता दोबारा तो उसको ये जरासीम हेपेटाइटिस सी के नहीं हो गए तो उसको एहतियाती तौर पर टेस्ट भी कराए जाते हैं। जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी तो डेफिनेटली जो लोग हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहे होते हैं वो फिजिकली तो जिस टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं उसके साथ साथ जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं उसकी तकलीफ को मेरा ख्याल है आप और हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसे लोगों की मदद किस तरह से की जा सकती है। हम आखिर में बिल्कुल डॉक्टर शैला हमारे साथ होनी से जानना चाहेंगे। डॉक्टर शैला, जो मरीज होता है वो तो ऑलरेडी एक पेन से गुजर रहा होता है, उसके लिए तो उसकी वैक्सीनेशन भी चल रही है, उसका इलाज भी चल रहा है, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लग रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की हम सोसाइटी में रहते हुए मदद किस तरह से करें? लेकिन इसके घर वाले बहुत अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें अपना कॉस्ट इफेक्टिव भी सारी चीज़ें देखनी, क्योंकि लंबा इलाज है और महंगा इलाज है। वायरल जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो भी बहुत मतलब एक्सपेंसिव है, प्लस उसके साथ साथ टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं क्योंकि वो कितना अफेक्ट करा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। B&C का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। ए का तो इतना है ही नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी D and E भी बहुत कम होते हैं। D जो है वो B के साथ होता है और E जो है वो खाली प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, बहुत रेयर है। लेकिन ये कि B&C बहुत ज़्यादा बहुत उनका महंगा इलाज है क्योंकि साथ साथ टेस्ट भी होने होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ गो फॉर वैक्सीनेशन। C की नहीं है वैक्सीनेशन, बट जिसकी अवेलेबल है वो तो ज़रूर होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी वैक्सीनेशन कराएं, हाइजीन का ख्याल रखें। तो आज आई होप कि आपको हेपेटाइटिस के हवाले से हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा आगाही हासिल हुई होगी। तो अनाम, बहुत सारी बातें करने के बाद अब लग गई है भूख। चले जनाब, भूख लगी है सबा को, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास आज झटपट रेसिपी में क्या बन रहा है।
जनाब खाने पीने की बातें हो रही है तो भी ऑफ एयर हम खाने पीने की बात कर रहे थे। मुझे याद है कि सबा कुछ कह रही थी हमें कि खाना पीना मैं बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। जी जी बड़ी हैरत हो रही थी कि सबा जिनको अंडा भी बॉयल मेरा ख्याल है ठीक से नहीं करना आता, वो मुझे ये रेसिपी सिखा रही थी कि अनम ऐसे नहीं ऐसे बनती है। नहीं, अनम ने कहा कि चिकन में चिकन का मसाला, तो मैंने फौरन सार्कास्टिकली पूछा कि अनम चिकन में चिकन का ही मसाला डलेगा, लेकिन बाद में उन्होंने समझाया कि जब चिकन ऑलरेडी है तो फिर आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ हम क्यों जाते हैं, तो इसलिए जाते हैं ताकि हमारा टेस्ट मेंटेन हो। और गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से आपको नई नई रेसिपीज देखने को मिले। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज हमारे पास जो तारे ज़मीन पर में गेस्ट हैं, बहुत ही वर्सटाइल सी गेस्ट है हमारे पास, क्योंकि वो ना सिर्फ टीचर है, ना सिर्फ स्कल्प्टर हैं, बल्कि एक आर्टिस्ट भी हैं। बहुत काम जो है वो कर रही है। अभी शुरुआत है तो हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें पाकिस्तान के चमकते सितारे के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए। तो हमारे साथ मौजूद है तैयबा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और ब्रेक के लिंक में आप कह रही थी कि आपकी कोई जानने वाली गेस्ट हमारे शो पे बैठी थी, और आपने जब हमारा शो देखा तो आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मेरी एक फ्रेंड है अमरीन, वो यहाँ पर आई थी। हाँ। तो पहले तो मैंने उनका शो देखा, मुझे अच्छा लगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा लगा, आप लोग प्लस अच्छे लगे, और थैंक यू कि ये कि आपने मुझे इनवाइट किया। हाँ। नहीं, बहुत बड़ी हमने बात। आपको इनवाइट आपके काम और आपके हुनर की वजह से किया है। जितनी खूबसूरत इस वक्त आप चीजें लेकर आई, एक स्कल्पचर है, उसके साथ आपने ऑयल पेंटिंग और फिर क्रिएटिविटी भी की हुई है, तो बहुत कुछ जो है वो आप ऐसा कर रही हैं। लेकिन कहते हैं कि खवातीन जो है वो अक्सर स्कल्पचर्स नहीं बना नहीं, मुझे जो है, मैं अपना बताती हूँ, मेरा मसला ये है कि मुझे हर वो मुश्किल चीज़ अच्छी लगती है, डिफरेंट चीज़ अच्छी लगती है जो कि लड़कियां बहुत मुश्किल से करती हैं। जब मैंने स्कल्पचर लिया था तो सब ये मुझे कह रहे थे तुम नहीं कर पाओगी, ये लड़कों की फील्ड है, और ये हथौड़ी और ये छेनियां और ये वो हैमर वगैरह। लेकिन मैंने कहा नहीं, दरअसल मसला ये है जो स्कल्पचर है, जो स्कल्पचर बना सकता है वो पेंटिंग भी कर सकता है। अगर हम पेंटिंग में मेजर लेती तो मैं स्कल्पचर नहीं बना सकती थी ना। तो मैंने वो चीज़ चूज की अपने लिए जो मुझे हर चीज़ से आगाह करे। मैं स्कल्पचर भी करूँ, पेंटिंग भी। अभी मैंने आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ें यहाँ इसलिए लगाई हैं क्योंकि ये ऑयल पेंट भी है, फाइबर ग्लास। एक्चुअली आई एम अ स्कल्पटर ना, नॉट अ पेंटर, राइट। हाँ, अच्छा, ये जो आपने ये वाला जो स्कल्पचर बनाया हुआ है आपने, इसके अंदर बड़ा एक खूबसूरत सा फेस है जिसके फीचर्स काफी इनहेंस हुए हुए हैं। तो ये बताएंगे, मतलब क्या आपकी जहन में क्या थीम थी? हाँ, एक्चुअली ये मेरी थीम है ड्रेपरी। मुझे कपड़ा ड्रॉ करना और उसको बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ, हाँ, और इस पे जो फेस बना वो आप देखेंगे मेरा ही है। अच्छा, वैसे हम यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि जो इस वक्त हमारे साथ गेस्ट है वो वर्सेटाइल तो है ही, साथ साथ एक और चीज भी वो करती है, ब्यूटिशियन टू। और वो मेरा ख्याल है आप उनकी खूबसूरती देख के पता चल रहा होगा आपको। अच्छा, खुद भी इतनी ही तैयार होके आई है उन्होंने। आपकी दूसरी वाली जो ये स्कल्पचर है, इसके अंदर आपने काफी ज्यादा जो है वो डिटेल में इसको बनाया है। ये जरा इसका थीम बताएं, इसका क्या थीम है, इसमें क्या चीज यूज किया आपने ना? ये है इंस्टॉलेशन। अच्छा, आपने देखा होगा पिछले अमरीन जब आई थी, अमरीन सना, आपने ज्वेलरी देखी थी उनकी डो पे। बिल्कुल। तो वो ज्वेलरी अक्सर लोग जो डो का यूज करते हैं वो ज्वेलरी बनाते हैं, हैंड बैग्स बनाते हैं, ये वो। लेकिन मुझे ये आइडिया आया कि मैं ज्वेलरी, ये बहुत चीजें कॉमन हो गई हैं, लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर चीज करनी चाहिए। तो मैंने एज अ स्कल्पचर उसको स्कल्पचर पे लगाया और इसको इंस्टॉलेशन किया। अच्छा, इसमें जो क्यूबिज्म, मतलब मैंने क्यूब डाले हुए हैं, ये मेरी पहचान है। एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। तो मतलब ये कि मेरी जो अक्सर पेंटिंग्स में है ना, ये क्यूब्स आपको वो तो समझ जाए कि जी ये तैयबा की, वरना मुझे डिफरेंट काम करने का वो है, मेरा कोई एक डिफरेंट तो आपने इतना किया ऊपर। अभी मैं देख रही हूँ कि आपने सीडीज के साथ कुछ बनाया। फ्लावर्स किस तरह बनाया? फ्लावर्स आपको पता है ये क्या है? आपको यकीन नहीं आएगा, ये वाटर बॉटल्स। ग्रेट, यस। अच्छा, उसको आपने फिर बॉटल को उसको कटिंग करके फिर मैंने उसको फ्रेम में किया है। फिर वो
एक्चुअली ये जब हम फ्लेम में इसको गर्म करते हैं तो ये मुड़ना शुरू हो जाता है ना, मूव करता है ये खुद ही, तो ये आपकी शेप ऐसी आ जाती है। ठीक, तो मतलब मैं चाहती हूँ मैं डिफरेंट काम करूँ। फिर ये जो कलर आपने किया है ये वाटर बॉटल के ऊपर, उसको आपने ज़ाहिर मेल्ट करके इसको इस शेप में लेके आई, तो ये कलर आपने कैसे सिलेक्ट किया और आपको कैसे आइडिया था कि नहीं यार इसके ऊपर ये कलर परफेक्ट जाएगा? दरअसल मसला ये होता है कि आर्टिस्ट जब बनाना है जो कुछ बैठता है ना उसके जहन में, क्योंकि सीरीज तो ब्लू शेप दे रही है। हाँ। तो जब मैं काम करती हूँ जो सोचती हूँ वो मैं बना नहीं पाती। मतलब जो मैं कलर कॉम्बिनेशन अपने जहन में लेती हूँ कि हाँ ब्राउन, अब ये है मोनो कलर ब्राउन में। अच्छा, अब मैंने इसमें इतने कलर्स नहीं डाले, आपने देखी होगी इसमें कॉर्नर्स में डिटेलिंग है तो वो लेड है। हाँ, वैसे तैयबा आपका काम बहुत अच्छा है और इस हवाले से हम डिटेल्स भी लेंगे, लेकिन आपका कुछ और काम भी हमारे पास है तो वो हम जरूर अपने लिसनर्स को और हमारे व्यूअर्स उनको दिखाना चाहेंगे। Here we go. तो जनाब तैयबा का काम आपने देखा और कितना खूबसूरत इनका काम है, और बिल्कुल वो सही कह रही थी कि ये जो ब्लॉक्स है ना ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है एक तरीके से। और अभी एक लड़की की पिक्चर भी उन्होंने बनाई थी जिसमें वो ब्लॉक्स के साथ आपने बनाई हुई थी। ये आपने क्यों चूज किया कि मैं अगर ब्लॉक्स की शेप में कुछ बनाऊंगी तो ये मेरी आइडेंटिटी बनेगी? दरअसल मुझे ये पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, मुझे ड्रेपरी बहुत पसंद है, मुझे डिटेलिंग में काम करना बहुत पसंद है। अच्छा। मैंने आपको कहा ना मुझे हर मुश्किल चीज पसंद है। हाँ। कोई पेंटिंग लेके बैठती हूँ तो बाज़-औक़ात मैं वो हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ यार ये कब फिनिश होगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ न्यू जनरेशन के लिए कि सिर्फ अपना स्कोप एक पेंटिंग में नहीं रखें, स्कल्पचर में नहीं रखें। आप ब्यूटिशियन भी हो सकते हो, आप टीवी आर्टिस्ट भी हो सकते हो। तो अब मैं जब थक जाती हूँ ना तो मीडिया की तरफ चली जाती हूँ, टीचिंग की तरफ चली जाती हूँ, तो मेरा ध्यान भी पड़ता है और मैं इंटरेस्टेड हूँ इन चीजों से। मेरे ख्याल से एक जो आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं होता, उसकी पूरी लाइफ और न्यू आइडियाज पे गुजरती है। वो चाहता है वो हर काम करे, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा काम जो है ना वो मैं अपने काम से डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें काम को। अच्छा, अभी जो आपकी ये तमाम स्कल्पचर्स हैं इंतहाई खूबसूरत हैं और लग रहा है कि उसके ऊपर बड़ा काम मेहनत से किया है, बड़ी मेहनत की है, मतलब दिल लगा के काम किया है। ये बताएं आगे इसी काम में क्या कोई प्रोफेशनली अपना फ्यूचर देख रही है? क्योंकि इतनी सारी एप्रिसिएशन आपको जाहिर है हमारे प्लेटफॉर्म से मिल रही है और पीछे भी मिलती होगी सपोर्ट, तो आगे फ्यूचर में देख रही है कि हम भी कोई तैयबा आर्ट गैलरी और समथिंग लाइक कुछ ऐसा कुछ नहीं देखें? फ्यूचर तो हो गया, काफी साल हो गए काम किए हुए। आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट ना। अच्छा, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे साथ जो काम करते हैं और बहुत अच्छे, उन्हीं से इंस्पायर होकर हम लोग काम करते हैं। नाहिद रज़ा शी इज माई बेस्ट टीचर। इवन के वो उन्हीं के आर्ट्स काउंसिल से मैंने एक ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैं उनको फॉलो करती हूँ। और सर जब्बार गोल ये भी बहुत बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, तो वो स्कल्पटर है, उनको भी मैं फॉलो करती हूँ। तो ये है कि काम तो स्टार्ट हो गया, इंस्पिरेशंस होती हैं, आप जो भी काम कर रहे होते हैं उस चीज को जहन में रख के आप चल रहे हैं। आर्ट गैलरी ये कि हम आर्ट गैलरी, अब हम इतना मैंने काम कर लिया, अब मैं ज्यादा मजीद अब मैं स्टॉप होना चाहती हूँ ना। स्टॉप होना चाहती हूँ। हाँ, और आर्ट गैलरी जिनकी है वो सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, उन लोगों का यकीन करें इतने शो होते हैं। लेकिन फिर भी तैयबा आप टैलेंट है पाकिस्तान का और अपने इस टैलेंट को बिल्कुल रोकिएगा नहीं, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स जो है वो सामने लाके, और इसके साथ साथ हम लोग चाहेंगे उन तमाम खवातीन को जो हमें देख रहे हैं कि आप बिल्कुल तैयबा से इंस्पायर हो सकते हैं कि जो एक साथ इतने सारे काम कर रही हैं और साथ अपना घर भी मैनेज कर रही हैं। तो वाकई में खवातीन जो अपने आप को सिर्फ मुख्तस कर लेते हैं कि हम घर के कामों के लिए बने, तो इस तरह के भी टैलेंट के ऊपर थोड़ी सी नजर आप डालें। चले जनाब, इसी के साथ ही शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।